20वीं शताब्दी का रोल हम मनुष्यों के इतिहास में काफी खास है, क्योंकि इस शताब्दी में हमने बहुत सी थ्योरीज, बहुत सी इन्वेंशंस और हमने हमारे काले से आसमान में बहुत सी खोजें की, जिन्होंने यूनिवर्स की हमारी समझ को एक्सपेंड किया, जिसकी बदौलत हमने चांद पर कदम रखा और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे छोटे टेलीस्कोप की जगह बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज ने ले ली थी। इन्हीं ऑब्जर्वेटरीज से हमने जो गैलेक्सीज, स्टार्स और जो अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज देखी, वो हमारे लिए अंतरिक्ष के नए दरवाजों को खोल रही थी। लेकिन तभी हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ही हमारे लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम को पैदा करने लगा, जो थी कि यह पृथ्वी पर मौजूद ऑब्जर्वेटरी से की जा रही स्पेस एक्सप्लोरेशन में बाधा बन रहा था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए 24 अप्रैल 1990 को डिस्कवरी स्पेस शटल की मदद से लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप को। दरअसल यह एक ऐसा टेलीस्कोप है जो हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक और कदम आगे ले गया, क्योंकि यह टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर रहकर गैलेक्सीज, स्टार्स और अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को एक्सप्लोर और स्टडी कर रहा है। जिस समय हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के अराउंड एक ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था, वो हमारे लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक रोमांचकारी समय था, क्योंकि तब हम हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कम जानते थे और हमारी क्यूरियोसिटी अंतरिक्ष के लिए इंक्रीज हो रही थी। उसी रोमांच को बढ़ाने का काम कर रहा था हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि हबल हमें माइंड बॉल्जिंग इमेजेस प्रोड्यूस करने का वादा कर रहा था, जो हमें हमारे ब्रह्मांड के एक शुरुआती समय का एक व्यू दिखा रहा था। लेकिन जब अपने समय से एडवांस्ड इस टेलीस्कोप को ऑन किया गया, तो वैज्ञानिकों को इसके मिरर्स में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। चाहे यह मिरर हमारे द्वारा सबसे प्रिसाइजली काटा गया पहला मिरर था, पर 2000 नैनोमीटर्स के एक छोटे से डिफेक्ट के कारण हबल शार्प इमेजेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। $4.7 बिलियन के इस टेलीस्कोप की उस छोटी सी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हबल की टीम और रिसर्चर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन नासा के रिसर्चर्स हार ना मानते हुए इस प्रॉब्लम का सलूशन खोजने में लग गए और आखिर 3 सालों बाद वैज्ञानिकों ने उस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया और हबल की उस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया, और जिसके बाद हबल ने हमारे यूनिवर्स को अपनी आंखों से देखना शुरू किया। तब से हबल पिछले 30 सालों से काम कर रहा है, जिसके दौरान इसने 13 मिलियन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है। इसने हमसे लाखों लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद सितारों, आकाश गंगाओं, ग्रहों और नेबुलास की सबसे आश्चर्यजनक इमेजेस को कैप्चर किया है। लेकिन बाकी टेलीस्कोप की तरह ही हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी देखने की एक लिमिट है, और हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप आने वाले फ्यूचर में रिटायर होने वाला है। हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज का इजाफा करने में भी हबल स्पेस टेलीस्कोप का ही नाम है। अगर हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप आज नहीं होता, तो शायद हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग भी आज बहुत सीमित होती। हबल ने अपनी रिसर्च के साथ साथ हमें कुछ खास इमेजेस भी दी, जैसे कि एक ही इमेज में लाखों गैलेक्सीज को कैप्चर करना, पिलर ऑफ क्रिएशन की तस्वीर और एक 1300 करोड़ साल पुरानी इमेज। इन खास इमेजेस के बिना हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने जीवन काल में लाखों इमेजेस कैप्चर की हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप इन इमेजेस को कैप्चर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उन पार्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जिन्हें कोई आम टेलीस्कोप देख नहीं सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर रहकर अपनी ऑब्जर्वेशंस को अंजाम देता है, इसीलिए हमें इसकी ऑब्जर्वेशन में ब्रह्मांड का एक क्लियर और अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू दिखाई देता है, जो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के काबिल बनाता है जो कि काफी ज्यादा डिम हैं और जिन्हें किसी ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से देखा जाना लगभग नामुमकिन है। ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से अपनी इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से हबल ने हमें कुछ अपनी बेस्ट इमेजेस दी हैं। हमारा यह यूनिवर्स अरबों खरबों लाइट ईयर्स में फैला है, जिस वजह से हमें अभी तक इसका कोई भी किनारा नहीं मिला, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो इस काम को अंजाम दे पाए। हबल के केस में भी कुछ ऐसा ही है।
जहां फिजिक्स की लिमिटेशंस इसे कुछ हद से ज्यादा डिम और दूर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखने से इसे रोकती हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा डिम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जिस टेलीस्कोप की जरूरत होगी उसका रेजोल्यूशन काफी ज्यादा हाई होना चाहिए और वो टेलीस्कोप ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर करने के काबिल भी होना चाहिए। अभी के लिए हमारे टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन उस नंबर ऑफ वेवलेंथ पर लिमिटेड है जो हमारे टेलीस्कोप के मिरर के ऊपर फिट हो सकते हैं। किसी टेलीस्कोप का एंगुलर रेजोल्यूशन यह मेजर करता है कि वो टेलीस्कोप काफी ज्यादा दूरी पर दो सेपरेट बॉडीज के एंगुलर डिस्टेंस को कितने अच्छे से आइडेंटिफाई करेगा। इसे आमतौर पर 1.22 गुना वेवलेंथ ऑफ लाइट ओवर द डिस्टेंस ऑफ मिरर लिखा जाता है। जब हम किसी 500 nm की विजिबल लाइट वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तब हबल का एंगुलर रेजोल्यूशन 0.05 आर्क सेकेंड्स का होता है, जो कि हमारी ह्यूमन आई की देखने की क्षमता से भी ज्यादा है। अगर हम इससे भी शॉर्ट वेवलेंथ जैसे कि अल्ट्रा वायलेट को हबल से देखते हैं तो हबल का रेजोल्यूशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और उस समय इसका एंगुलर रेजोल्यूशन 0.01 आर्क सेकेंड तक नीचे चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हबल स्पेस टेलीस्कोप आम टेलीस्कोप से ज्यादा लाइट वेवलेंथ्स में देख सकता है, वैसे ही वेवलेंथ्स की टाइप हबल के लिए एक लिमिटेशन भी बन जाती हैं। यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट सितारे लाइट की एक वाइड रेंज को छोड़ते हैं और जिनमें से ज्यादातर को हबल स्पेस टेलीस्कोप आसानी से देख सकता है। लेकिन जैसे ही सितारों की रोशनी इंफ्रारेड की तरफ जाने लगती है वैसे ही उन्हें हबल द्वारा ऑब्जर्व किया जाना नामुमकिन होने लगता है, जो हबल को टाइम में पीछे मौजूद डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स जिनकी लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में करोड़ों सालों का समय लगता है, उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करने में अनेबल बना देता है। क्योंकि जब तक उन बॉडीज से आने वाली लाइट हबल तक पहुंचती है उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा फैल जाती है, जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। जैसे जैसे उन बॉडीज का डिस्टेंस हमसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनसे आने वाली लाइट स्पेस में ज्यादा टाइम रहती है और उनसे आने वाली उस रोशनी की वेवलेंथ फैल जाती है। अगर लाइट काफी ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाए तो वो हबल की व्यूइंग रेंज से बाहर चली जाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के मिशन के मेन गोल्स में से एक गोल था यूनिवर्स की मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी को खोजना और अपने इस गोल को हबल ने 2016 में अचीव किया जब GNZ11 गैलेक्सी को खोजा गया। यह गैलेक्सी हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इस गैलेक्सी से आने वाली जिस लाइट को हमने देखा वो 13.4 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि 1300 करोड़ साल पुरानी। यह गैलेक्सी उस लिमिट पर मौजूद है जहां तक हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में देख सकता है। इस गैलेक्सी का हबल द्वारा खोजा जाना भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था। यह गैलेक्सी यूनिवर्स के एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहां इसके और हबल के बीच बहुत कम न्यूट्रल गैस थी, जिसने हबल को इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने के लिए एक क्लियर व्यू प्रोवाइड किया। इस गैलेक्सी से आने वाली लाइट इसके पास मौजूद एक गैलेक्सी के बीच से होकर आती है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनली लेंस्ड हो जाती है। यह तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट की लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ग्रेविटेशनली लेंस्ड हो जाती है। इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ही GNZ11 गैलेक्सी से आने वाली लाइट इतनी मैग्नीफाइड हो गई जिसे हबल के द्वारा ऑब्जर्व किया जा सके। हबल पिछले 30 सालों से शानदार तस्वीरों को हमारे सामने पेश कर रहा है। अपने डिजाइन की वजह से ही हबल इतने लंबे समय बाद भी वर्क कर पा रहा है। इसी के साथ ही स्पेस शटल मिशन के क्रू के द्वारा 5 बार हबल को फिक्स और इसमें नई टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल किया गया। लेकिन स्पेस शटल प्रोग्राम के 2011 में एंड होने के बाद हम किसी भी तरह से हबल को मेंटेन नहीं कर पाए हैं। हबल में 6 जायरोस्कोप्स को लगाया गया था जिनका काम है टेलीस्कोप को प्रिसाइजली मैन्यूवर और सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट करवाना। लेकिन इन 6 जायरोज में से 3 फेल हो चुके हैं। अगर हबल अगले दशक तक ऐसे ही काम करता रहा
फिर भी इसका ऑर्बिट हर दिन के साथ छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से यह साल 2030 तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में क्रैश होकर सरफेस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस समय तक ऐसा कुछ होगा, उस समय तक हमारे टेलीस्कोप्स की नेक्स्ट जनरेशन अपने ऑर्बिट में होगी, जो और भी इंटरेस्टिंग इमेजेस को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन हबल की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे हबल अपनी रिटायरमेंट के वक्त दशकों पुराना क्यों ना हो, लेकिन जो इसने हमें यूनिवर्स के बारे में बताया है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हबल स्पेस टेलीस्कोप की बदौलत ही हमने यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।